नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं 5 की बात। सबसे पहले बात उत्तरकाशी में फंसे हुए मजदूरों की, और इसमें से अब कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। यहां पर सिलक्यारा में सुरंग के अंदर 41 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन उन्हें बाहर सुरक्षित निकालने की कोशिशें अब तेज हुई हैं और अब उम्मीद लग रही है कि ये जल्द ही बाहर आ पाएंगे। ताज़ा खबर के मुताबिक मजदूरों को अब ताज़ा खाना, गर्म खाना भी पहुंचाया जा रहा है। और इस बीच अमेरिकन ऑगर मशीन के काम में सकारात्मक प्रगति हुई है। एक मशीन लाई गई है, अमेरिकन मशीन है ये जो काम कर रही है, इसमें अब कुछ तेज़ी आई है और कुछ पॉजिटिव नतीजे निकले हैं। मशीन ने पूरी रात काम किया। 45 मीटर तक पाइप अंदर पुश कर दिया गया है। रेलवे विकास निगम के वैज्ञानिकों ने साइड से माइक्रो सुरंग बनाने के लिए रात भर खुदाई की है। रात भर चली मशीन से सकारात्मक संकेत मिले हैं। और दूसरी तरफ से बड़कोट की तरफ से टनल के दूसरे छोर पर टीएचडीसी और ओएनजीसी की खुदाई भी जारी है और यहां पर भी रात भर काम हुआ है। इस बीच वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जगह की पहचान भी कर ली गई है। यहां से सीधे टनल के भीतर वहां पर फंसे हुए मजदूरों तक मदद पहुंचाई जा सकेगी। और एक और राहत भरा वीडियो सामने आया है, जिससे ये पता लगा है कि सभी 41 मजदूर फिलहाल सुरंग में सुरक्षित हैं। एक कैमरा अंदर भेजा गया है, ऐसा कैमरा जो कि एंडोस्कोपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उस कैमरे के ज़रिए एक एक करके सभी मजदूरों को कैमरे के सामने आने के लिए कहा गया। और इस तरह से नंबर्स से उनकी पहचान हुई है कि ये तमाम 41 लोग वहाँ पर अभी भी सुरक्षित हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुरंग से निकलने के बाद मजदूरों को अस्पताल ले जाने के लिए वहां पर एम्बुलेंस पहले से तैनात की गई है, क्योंकि अब जब यहां से मजदूर बाहर आते हैं तो 11 दिन सुरंग के अंदर रहने के बाद तमाम तरह की मुश्किलें हो सकता है कि खड़ी हो गई हों, और इसलिए फ़ौरन उन्हें अस्पताल ले जाया जाए तमाम चेकअप के लिए। इसके लिए एम्बुलेंस तैनात है। 4 एम्बुलेंस को यहाँ पर तैनात किया गया है, जबकि 35 एम्बुलेंस तैयार रखे गए हैं। घटनास्थल पर पार्किंग की जगह न होने के कारण इन्हें कुछ दूरी पर तैनात रखा गया है। इन एम्बुलेंस में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर से लेकर लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसी तमाम सुविधाएं हैं। डीआरडीओ ने अब वहां पर जो बचाव अभियान चल रहा है उसमें एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाले 2 रोबोट भेजे हैं। तो ये 2 रोबोट भी बचाव अभियान के में अब जुट गए हैं। ये रोवर्स हैं और 2 हैं, दक्ष मिनी और दक्ष स्काउट। दक्ष मिनी एक रिमोट व्हीकल है जो कम और बंद जगहों पर काम कर सकता है। तो देखिए राजीव रंजन की रिपोर्ट कि क्या हैं ये रोवर्स और किस तरह काम करते हैं। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने का राहत और बचाव अभियान जोरों पर है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए डीआरडीओ ने रिमोट से चलने वाले अपने 2 व्हीकल भेजे हैं, जिसको आप रोबोट भी कह सकते हैं आम भाषा में। पहला है कन्फाइंड स्पेस आरओबी, यानी कि दक्ष मिनी। लिमिटेड एरिया में इसका इस्तेमाल होता है। आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस आईईडी को हैंडल करने में इसका बखूबी इस्तेमाल करती है। 200 मीटर की रेंज है। बैटरी से चलने वाला व्हीकल 2 घंटे तक काम कर सकता है। यह 2 मीटर वर्टिकल और 1 मीटर हॉरिजॉन्टल काम करता है। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी लगे हुए हैं। इसको कमांड एंड कंट्रोल दिया जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए। और सबसे बड़ी बात, इसमें मैनिपुलेटर आर्म के जरिए 20 किलो का सामान भी उठा सकता है, यानी मजदूरों को जरूरत पड़ने पर आप खाना भी पहुंचा सकते हैं। और ये जो कैमरा जो है, ये जो इसको रियल टाइम देखा जा सकता है, इसका जो रिजल्ट होता है। दूसरा है सर्विलांस आरओबी, यानी कि दक्ष स्काउट। इसका इस्तेमाल निगरानी के साथ साथ बम को डिफ्यूज करने के लिए होता है।
यह किसी भी जमीन पर चल सकता है, उबड़ खाबड़ हो या कैसा भी इलाका हो। सीढ़ी पर चढ़ सकता है, ढलान से उतर भी सकता है। इसमें जो कैमरा लगे हुए हैं आगे पीछे चारों तरफ लगे हुए हैं और सब कुछ रियल टाइम आप देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि दोनों का जो है मास्टर कंट्रोल जो है बैक पैक बेस्ड है, यानी आप इसको कहीं भी आसानी से लेकर जाया जा सकता है। हालांकि डीआरडीओ के ये दो रोबोट का इस्तेमाल एजेंसियां कैसी कर रही है, क्या कर रही है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन डीआरडीओ का कहना है कि बचाव अभियान में जो एजेंसी लगी हुई है उन्होंने डिमांड की थी तो वो दे दिया है। डीआरडीओ का यह भी कहना है कि इसका इस्तेमाल एजेंसी जैसे भी जिस सूरत में करना चाहे उसे कोई परहेज नहीं है। बड़ी बात यह है कि मजदूर जो है सुरक्षित बाहर निकलना है। इसका इस्तेमाल सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस बखूबी करती है। डीआरडीओ का यह भी कहना है कि यह जो व्हीकल है यह पूरी तरह से कारगर है, परफेक्ट है। इसके पीछे है डीआरडीओ की 2 दशक की मेहनत। और इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दोनों सहयोगी जो वहां मौजूद हैं, किशोर रावत और साथ साथ गजाली। आप दोनों लोग वहां पर हैं, लगातार तमाम अपडेट्स हमें दे रहे हैं। किशोर, अब लग रहा है कि कुछ अच्छी खबर वहां से आ रही है और जल्द ही उम्मीद है, तो क्या डेवलपमेंट्स यहां पर हुई हैं? और ये भी बताएंगे कि तमाम मेडिकल प्रेपरेशंस भी वहां आसपास हैं कि जब मजदूर निकाले जाएं तो उन्हें फौरन अस्पताल रश किया जाए। तो वहां के हालात बताइएगा हमें। बिल्कुल, यहाँ के हालात जो अब है, सबकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो पॉजिटिव है और सबके चेहरे खिले हुए हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, क्योंकि जो सबसे बड़ा हडल्स था यानी 22 से 40 मीटर का जो हडल था वो पार हो चुका है। 45 मीटर तक पाइप को इंस्टॉल कर दिया गया है। जो दिन में एक पीसी हुई थी जिसमें ब्रीफिंग हुई थी उसमें जानकारी दी थी कि 18 मीटर रह गया है और उस समय 39 मीटर जा चुका था और 6 मीटर और गया है, अब 12 मीटर है। 3 घंटे का एक प्रोसीजर रहता है पूरा, इसमें पाइप को इंस्टॉल होना, वेल्डिंग होना, उसके बाद फिर से उसको जब तक ठंडा नहीं होता, ये तमाम एक प्रोसीजर 3 घंटे लगते हैं। तो उस एवरेज के हिसाब से, उस कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग 11 साढ़े 11 तक पाइप पूरी आर पार हो जाएगा 900 mm का, 800 mm का। और यहाँ पर तमाम जो लोगों की है बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल पॉजिटिव हो रही है और उम्मीद है कि आज हो जाएंगे। गजाली मेरे साथ मौजूद है, चूँकि लगातार हर चीज़ों पे नज़रें लगातार एनडीटीवी यहाँ देख रहा है, हर एक का पल पल की अपडेट दे रहा है। गजाली, बहुत जो एक लंबे समय का था बहुत नज़दीक आ गया है, अब थोड़ा जब नज़दीक आता है तो चिंताएं और बढ़ जाती है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जी देखिए, कुछ डेवलपमेंट होती है तभी अधिकारी यहाँ पर ब्रीफिंग भी करते हैं। पहले दिन से हम देख रहे हैं। आज भी जब जो प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व सलाहकार हैं उन्होंने भी आकर जब बताया कि 42 मीटर से 45 मीटर हो गया है और दिन में जो जितने भी परिजन थे उनको यही जानकारी दी गई थी कि मलबे का 42 मीटर का जो इलाका है, जो एरिया है, उसके थ्रू ड्रिलिंग हो चुकी है और मुझे लगता है उसके करीब 2-3 घंटे बाद जो है वो 3 मीटर का भी फासला पूरा हुआ है, यानी 45 मीटर पूरे हो गए हैं। और जिस स्पीड से ये हो रहा है और अगर माना जाए कि सिर्फ 60 मीटर का ही फासला जो है वो मलबे ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, घेरा हुआ है, तो बचे हुए 15 मीटर के लिए अगर 3-3 मीटर के हिसाब से देखें भी तो 5 घंटे या 6 घंटे लग सकते हैं। फिलहाल वक्त जो है 5 बज रहा है। इस हिसाब से अगर कंटिन्यूसली मशीन चलती भी है तो वही समय दिख रहा है कि 11 या उसके बाद जो है मज़दूरों तक पहुंचा जा सकता है। और पहले हम लोगों ने भी देखा है कि यहाँ पर जिस तरह से एम्बुलेंस हैं या पैरामेडिक्स की टीम है या जो डिज़ास्टर आपदा विभाग के जो रिलेटेड जो डॉक्टर या हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो सब अब स्टैंड बाई पे है। और आपने सही कहा, जो हेल्थ जो बॉडी लैंग्वेज है उससे साफ साफ लग रहा है कि जो बहुत बड़ी अड़चन थी कि कहीं कोई मेटल वो ना टकरा जाए ड्रिलिंग ऑगर मशीन से, वैसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पहले हुआ था, लेकिन कल से जब से ऑगर मशीन कंटिन्यूसली काम कर रही है, कल पौने एक या 2 बजे या 1 बजे रात से, तो फिलहाल ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। तो उससे उम्मीदें बढ़ गई हैं कि अब सिर्फ कम ही फासला रह गया है मज़दूरों तक पहुंचने का, उन 41 लोगों तक पहुंचने का, और मशीन भी कंटिन्यूस काम कर ही रही है। और अगर सब ठीक रहा तो उम्मीद है कि 11 या उसके बाद जो है एटलीस्ट मज़दूरों तक पहुंचने का जो वक्तव्य है वो साफ साफ अधिकारी बता पाएंगे कि हम वहां तक पहुंच गए। बिल्कुल, एक चीज़ और है, क्योंकि सभी इंतज़ार कर रहे थे, सबसे ज़्यादा परिजन, और दूसरी बात जो अंदर लोग फंसे हैं, और तीसरे नंबर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो कर रहे हैं।
यहाँ पे पैरामेडिक और एम्बुलेंस, क्योंकि एम्बुलेंस भी जिस तरीके से दिखाई कि क्या क्या तैयारी है, किस तरीके से आगे की तैयारी है, पैरामेडिक्स है और एनडीआरएफ के लोग, एसडीआरएफ के लोग अंदर जाने की बात करें, क्या है वो पूरा, क्योंकि अंदर जाना है, उन्हें चेक करना है, फिर एक एक करके भेजना है। जी देखिए, जैसे ही पाइप उन तक पहुंच जाएगा तो वो तो पहली जीत है और सबसे बड़ी जीत है कि आप मजदूरों तक पहुंच गए। कल पहला पॉजिटिव आया था कि आपने संपर्क साध लिया था उनके साथ, उनको भी कॉन्फिडेंस हुआ। लेकिन आज जो पता लग रहा है कि जिस पाइप के थ्रू उनको आना है, तो जैसे ही पाइप वहां तक पहुंचेगा, ऐसा नहीं है कि वो अपने आप आ जाएं, क्योंकि आपने पहले भी ये सही फरमाया था कि जब वो एड्रेनलिन रश जिसको कहते हैं कि हार्मोनल रश होता है कि आप पहले से ही स्ट्रेस में हैं, 12 दिनों से उस सुरंग में फंसे हुए हैं और जैसे ही उम्मीद की एक किरण दिखती है तो 41 लोग, कहीं ऐसा ना हो कि पहले मैं जाऊं या पहले कौन जाए, उसकी भी आपाधापी मच सकती है। उससे बचाने के लिए शायद प्लान ये है कि जो यहाँ के सेहत कर्मी हैं, सेहत कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, उनमें से कुछ लोग अंदर जाएंगे, उनको पहले एक बार चेकअप करेंगे कि कौन उसमें से सबसे ज़्यादा जिसको ज़रूरत है पहले उसको बाहर निकाला जाए। ऑक्सीजन के लिए भी बार बार जो पाइपें डाली गई हैं हो सके। जी बिल्कुल, इस तरीके से चीज़ें तय हो गई है, लेकिन अब ये देखना है कि वो जब निकलेंगे उसके बाद का एक्शन प्लान क्या है। ग्रीन जोन बना दिया गया है, पुलिस अलर्ट पर है, एम्बुलेंस अलर्ट पर है, पैरामेडिक्स अलर्ट पर है। जी जी, सही कहा गजाली ने कि इतने लोग अंदर फंसे हुए हैं और अब जब बाहर निकलने का सिलसिला शुरू होगा तो अचानक से कहीं ये ना हो जाए कि कौन पहले जाए। किशोर, आपका और गजाली का शुक्रिया। अच्छी बात यह है कि अब उम्मीद बन रही है वहाँ पर से कि जल्दी शायद ये मजदूर बाहर आ पाएँ और इन तक काफ़ी मदद अब पहुँच पा रही है। सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए की शक्तियों को लेकर सुनवाई कल भी चलती रहेगी। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में कई लोगों ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को मिली शक्तियों को असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट में अपील की थी। ऐसी 80 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है। हालांकि सरकार ने कहा है कि पीएमएलए की शक्तियों की समीक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इनकी समीक्षा जारी रखेगा। बेशक विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन हम देखेंगे कि पीएमएलए के कानून संवैधानिक प्रावधानों के तहत आते हैं या नहीं। दरअसल पीएमएलए के तहत सख्त प्रावधानों पर सवाल उठते रहे हैं। इसके तहत ईडी किसी को भी समन करके गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी के लिए लिखित वजह बताना जरूरी नहीं है और इसके तहत जमानत की शर्तें भी मुश्किल हैं। पुलिस के सामने इकबालिया बयान को सबूत माना जा सकता है। पिछले दिनों सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का लगातार आरोप लगता रहा है। विपक्ष ये कहता रहा है कि सरकार बस विरोधियों को निपटाने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। इसी कानून के तहत सरकार ने नेशनल हेरल्ड की संपत्ति भी जब्त की है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भार्गव जुड़े हैं। आशीष, इसके बारे में पहले जानकारी दे रहे हैं कि ये पूरा मामला क्या है। पीएमएलए के तहत ईडी की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कवायद शुरू कर दी है। केंद्र सरकार के लाख विरोध के बावजूद अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की शक्तियों जो दी गई हैं पीएमएलए के तहत, तो जो प्रावधान है कड़े, चाहे जब्ती का हो, कुर्की का हो, गिरफ्तारी का हो, अफसर के सामने, ईडी के अफसर के सामने इकबालिया बयान को सबूत मानने का हो, या फिर आरोपी पर ही निर्दोष होने का बोझ हो, ये तमाम चीज़ों पर एक बड़ी सुनवाई 3 जजेस की स्पेशल बेंच ने शुरू कर दी है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने केंद्र सरकार की उस मांग को ठुकरा दिया है कि इन याचिकाओं में पहले 2 प्रावधानों को चुनौती दी गई थी, लेकिन अब पीएमएलए के तमाम प्रावधानों को चुनौती दी गई है, इसलिए केंद्र को वक्त दिया जाना चाहिए जवाब दाखिल करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में आगे सुनवाई जारी रखेगा। 18 अक्टूबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मांग को ठुकरा दिया था। केंद्र का कहना था कि जो 2022 में फैसला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की तमाम शक्तियों को बरकरार रखा था, उसको लेकर पुनर्विचार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हैं और ऐसे में 3 जजेस की इस बेंच को ये मामले नई याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो इस मामले की सुनवाई आगे जारी रखेगा। और अब सुनवाई में जो जस्टिस संजय किशन कौल जो बेंच की अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने अंत में एक बात कही है कि जो विधायिका है उसको कोई भी विधान, कोई भी कानून बनाने की शक्ति उसके पास है, लेकिन वो ये जो कानून है पीएमएलए के प्रावधान जो है वो संवैधानिक दायरे में है या नहीं है,
इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। तो बड़ी समीक्षा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की है। मामले की सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी। यहाँ पर कपिल सिब्बल जो याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हो रहे हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ईडी को इतनी शक्तियाँ दी गई हैं। 2019 में जो प्रावधान संशोधन किए गए पीएमएलए को लेकर, उसमें जो प्रावधान है वो संवैधानिक है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि बिना दोषी साबित हुए किसी आरोपी की सारी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए, बिजनेसमैन का पूरा बिजनेस ठप हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो केंद्र की तरफ से हैं, उन्होंने पीएमएलए के प्रावधानों का बचाव किया और कहा है कि आज के दौर में, वर्तमान दौर में देश के लिए, राष्ट्र के लिए ये प्रावधान बहुत ज़रूरी हैं। पीएमएलए के देश को गर्व होना चाहिए कि सख्त प्रावधान यहाँ पर हैं, क्योंकि 17,000 करोड़ रुपए बैंकों के वापस लाए गए हैं। ये तमाम दलीलें यहाँ पर चल रही हैं और सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट अब ईडी को जो शक्तियाँ मिली हैं पीएमएलए के तहत, उसकी समीक्षा जारी रखेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ये समीक्षा जारी रहेगा कि ईडी को जो शक्तियां मिली हैं पीएमएलए के तहत, उनकी समीक्षा की जाए। पर क्या है ये शक्तियां और क्या ईडी जो है वो अपनी जुरिस्डिक्शन से आगे बढ़ती है, समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील नितेश राणा। बहुत धन्यवाद आपका शामिल होने के लिए इस शो में। और सबसे पहले तो यही समझना चाहूँगी कि ईडी का जो जुरिस्डिक्शन है, ये शिकायत बार बार क्यों आ रही है कि ईडी जो है शायद उसे ओवरस्टेप कर रहा है। तो जुरिस्डिक्शन दरअसल है क्या, ईडी क्या कर सकता है? सबसे पहले तो सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। बात देखिए, ये लॉ जो है कोई नया लॉ नहीं है। पहले हम इस बात को समझे, 2002 में ये कानून बनाया गया था, 2005 से इसको लागू किया गया, और ये सारी शक्तियां जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है वो तब से है। उनके पास कुर्की का पावर है, जब्ती का पावर है, उनको अरेस्ट करने का, उनके पास सिविल और क्रिमिनल दोनों ही पावर हैं। और जो लोगों को बहुत स्ट्रिंजेंट लगता है, जो बहुत इसके अंदर खतरनाक है, मैं कहूँगा कि वो ये है कि बेल नहीं मिलती है और साथ में लोगों की प्रॉपर्टी भी जब्त हो जाती है। तो इन बातों की समीक्षा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में विजय मदन लाल चौधरी में ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद रिव्यू आई है, जो रिव्यू की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट को जरूर इन चीज़ों की रिव्यू करनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास जो पावर है वो पावर बहुत ही अनलिमिटेड है, बहुत ही कोई उस पर रोक नहीं है। और कई बार ये देखा गया है, बहुत सारे केसेस में देखे गए हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हमेशा अपने जुरिस्डिक्शन से आगे बढ़ते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो उनको पावर्स हैं, एक तो पावर्स अनलिमिटेड हैं और उसमें वो ओवरस्टेप भी कर रहे हैं जो जुरिस्डिक्शन है। तो ऐसे कुछ मामले, क्योंकि देखिए ये पॉलिटिकली तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं कि ये जो सरकार है वो ईडी को मिसयूज कर रही है, पर ईडी को दूसरी सरकारें थी वो भी मिसयूज कर रही होंगी। तो कितना ये आसान है और क्या केसेस ऐसे हैं कुछ हाई प्रोफाइल जहां ये लगा है कि ईडी जो है अपने पावर से ज्यादा आगे बढ़कर काम कर रही है? यस, देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, केसेस के नाम लेने तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि कैसे वो ओवरस्टेप करते हैं। ईडी के फंक्शन करने के लिए पहली बात ये समझ लेते हैं हम कि आपके पास अगर पैसा है, आपके पास ब्लैक मनी है, इसका मतलब ये नहीं कि ईडी आपके घर पहुंच जाएगी और आपका सारा पैसा जब्त कर लेंगे, नहीं। ब्लैक मनी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में नहीं आते हैं। वो इनकम टैक्स का मामला है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको देखेंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को काम करने के लिए सबसे पहले उनको एक प्रेडिकेट ऑफेंस की जरूरत होती है, जो कोई और भी एजेंसी सीबीआई या पुलिस करती है वो वहां पे, और वो जो एफआईआर होते हैं या कंप्लेंट होता है, वो प्रेडिकेट ऑफेंस जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर मेंशन्ड है उसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उस पर कार्रवाई कर सकती है। अब ओवरस्टेपिंग कहां पे होता है, ज्यूरिसडिक्शन कहां ओवरस्टेप करते हैं, वो हम समझते हैं। देखिए, जो ईडी का काम किया है, जो एक क्राइम से जनरेट किया हुआ इल गॉटन मनी है, जो क्राइम से जनरेट किया हुआ पैसा है, वो पैसा कहां लाउंडर हुआ, कैसे लाउंडर हुआ, कहां प्लेस किया गया, कहां मेन इकोनॉमी में उसको ला करके जो इमालमेगेट कर दिया गया, इन सब चीजों को उनको इन्वेस्टिगेट करना है। लेकिन करते क्या है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आज के दिन में कि वो ओवरस्टेप करके जो शेड्यूल ऑफेंस एजेंसी है, जो पुलिस का काम है, जो सीबीआई का काम है, वो भी करने लगते हैं। अगर किसी ऑफेंस से, किसी भी शेड्यूल ऑफेंस से अगर 100 करोड़ रुपया जनरेट हुआ है जो इल गॉटन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है,
सिर्फ उस 100 करोड़ को इन्वेस्टिगेट करने की पावर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को है, उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में देखे गए हैं जहां पे वो सारा काम करने लगते हैं, तो वो वहां तक तो समीक्षा होनी चाहिए और उस पर जरूर रोक लगनी चाहिए। उसमें आप ये भी कह रहे हैं कि चूंकि ओवरस्टेपिंग भी हो रही है तो रिस्ट्रेन की जरूरत है, यस, बिल्कुल रिस्ट्रेन की जरूरत है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 2022 में विजय मदन लाल चौधरी जजमेंट में कह चुके हैं कि आप ओवरस्टेप ना करें, आप अपनी ज्यूरिसडिक्शन को समझें, आप पावर एज्यूम नहीं कर सकते हैं। आपके पास बहुत ही टेक्निकली डिफाइंड लॉ है, बाय द एक्ट आपको बिल्कुल, आपको जो पावर दिया गया है वो बिल्कुल ही डिफाइंड है, आप उसके दायरे में रह के काम करें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ओवर स्टेपिंग हो रहा है जी। तो इसी के लिए शायद ये समीक्षा चल भी रही है और समीक्षा होनी भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देख रहे हैं 5 की बात और अब बात करते हैं बढ़ती हुई महंगाई की, जिसका असर पड़ रहा है प्याज पर। प्याज की कीमतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं और खुदरा बाजार में प्याज 70 से 90 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। और इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से कम दामों पर सब्सिडी वाला प्याज मुहैया कराने की कोशिशें भी की जा रही हैं। लोगों की शिकायत के बाद एनसीसीएफ और नाफेड के मोबाइल वैन के जरिए 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सरकार की तरफ से दिल्ली में प्याज बेचे जा रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हिमांशु शेखर। देश भर की सब्जी मंडियों में प्याज की कीमत ऊंचे स्तर पर बनी हुई है और इस संकट से आम लोगों को राहत देने के लिए नेफेड और एनसीसीएफ 25 रुपए प्रति किलो की रेट पर प्याज की बिक्री कर रही है। देश के अलग अलग इलाकों में, बड़े बड़े शहरों में रियायती दरों पर प्याज की बिक्री हो रही है। मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कृषि भवन के सामने काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं गौतम नगर से आया हूँ सर। 1 घंटा खड़े होने के बावजूद भी प्याज नहीं मिल पाया। अभी इतना महंगा प्याज हम कैसे खा सकते हैं? तो आपके इलाके में प्याज का क्या रेट है अभी? सर 90-100 रुपए किलो हमारे यहाँ इलाके में प्याज का रेट है, जिसको हम खरीदने में असमर्थ है। जी, आप कहाँ से आए हैं? गोल मार्केट से। गोल मार्केट। आपके इलाके में प्याज का क्या रेट है? 80-100, 80-90-100। 80-90-100। छोटी प्याज 80 है, बाद बाकी 90-100। 90 है। तो ये कब से ये महंगी है प्याज? ये करीब 1.5-2 महीना हो गया। 1.5-2 महीने से ज़्यादा हो गया। 1.5-2 महीने से ज़्यादा हो गया। जी। अभी प्याज सस्ता नहीं हो पा नहीं हुआ जी। दरअसल जो देश में बड़ी प्याज की मंडियां हैं, वहाँ पर कीमतें पिछले कुछ हफ्तों से लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं और यही वजह है कि सरकार बड़े स्तर पर सस्ते रेट पर 25 रुपये प्रति किलो की रेट पर प्याज की बिक्री नेफेड और एनसीसीएफ के इन मोबाइल वैन्स के जरिए देश के बड़े शहरों में लगातार कर रही है। आजम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और आपको सीधे ले चलते हैं इस वर्चुअल समिट में, G20 की वर्चुअल समिट में, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी इस समय बोल रहे हैं कि आप सभी इस इनिशिएटिव से जुड़ेंगे। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग में लाने की जरूरत है। पूरी दुनिया में एआई के नेगेटिव यूज को लेकर चिंता बढ़ रही है। भारत की स्पष्ट सोच है कि एआई के वैश्विक रेगुलेशन को लेकर हमें मिलकर काम करना चाहिए। डीप फेक समाज के लिए, व्यक्ति के लिए कितना खतरनाक है, इसकी गंभीरता को समझते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हम चाहते हैं कि एआई should reach the people and it must be safe for the society। इसी अप्रोच के साथ भारत में अगले महीने ग्लोबल एआई पार्टनरशिप समिट आयोजित की जा रही है। मुझे विश्वास है कि आप सभी इसमें भी सहयोग देंगे। फ्रेंड्स, नई दिल्ली समिट में मैंने पर्यावरण संरक्षण के संबंध में ग्रीन क्रेडिट की बात रखी थी। आप जानते हैं कि भारत में हमने इसकी शुरुआत कर दी है। नई दिल्ली में लॉन्च किए गए ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के जरिए हम कार्बन को
कम करने के साथ साथ वैकल्पिक ईंधन के विकास को भी बढ़ावा दे रहे हैं। G20 ने प्रो प्लैनेट अप्रोच के लिए मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को मान्यता दी है। 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना तक ले जाने का आह्वान किया है। क्लीन हाइड्रोजन के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है। क्लाइमेट फाइनेंस को बिलियन से ट्रिलियन ले जाने की जरूरत को पहचाना है। कुछ दिनों में यूएई में हो रहे COP28 के दौरान इन सभी इनिशिएटिव्स पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। फ्रेंड्स, विमेन एम्पावरमेंट पर एक नया वर्किंग ग्रुप भी बना है। इस संदर्भ में मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी है कि भारत ने अपने नए संसद भवन के पहले सत्र में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। विमेन लेड डेवलपमेंट को मजबूती देने के लिए हमने पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी G20 के सम्मेलन में बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये भाषण हो रहा है जहां पर उन्होंने ये भी बताया है कि तकनीक का इस्तेमाल जो है उसमें सावधानी बरतनी काफ़ी ज़रूरी है और वुमेन लेड पावर की भी, लीडरशिप की भी बात उन्होंने की है। तो आइए अब बात करते हैं राजस्थान चुनाव की। बिल्कुल सर पे हैं चुनाव और ज़ोर शोर से हो रहा है प्रचार। 25 तारीख को यहाँ पे वोटिंग हो रही है। यहाँ पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। उन्हें राजस्थान में बीजेपी के मुख्यमंत्री का चेहरा भी बताया जाता है। उनसे बात की हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने। राजस्थान में जो चुनावी जंग है एक तरह से चरम पर पहुंच रही है, पीक कर रही है। और मेरे साथ है सीपी जोशी, बीजेपी प्रेसिडेंट, राजस्थान के बीजेपी के अध्यक्ष हैं। सीपी सर, शुरू में जब आप आए थे तब बहुत खींचतान थी पार्टी के अंदर, पर आपने कैसे मैनेज किया? क्या आपका ये जो विनम्र स्वभाव है इसकी वजह से सब लोग कोऑर्डिनेशन से काम करने लग गए? देखिए, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। मेरा जिस उद्देश्य के साथ पार्टी ने बनाया, मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को मेरी प्राथमिकता थी कि सभी पार्टी के वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लेते हुए पूरी पार्टी एक मुखी होकर, चूँकि ये कांग्रेस का कुराज है, उसको समाप्त करने के लिए, फिर से भाजपा शासन लाने के लिए, इस राजस्थान की समृद्धि के लिए हम सब लोग मिलकर काम करें। और मैंने सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं व्यक्तिगत रूप से गया, उनका मार्गदर्शन लगातार लेता रहा और हम सब लोग मिलकर टीम राजस्थान बनकर काम किया, किसी एक व्यक्ति ने नहीं। और उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने को अग्रसर है। जो आपने बात करी टीम राजस्थान की, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो जैसे आपका फेस था नॉन कंट्रोवर्शियल और आप सब लोग को साथ लेके चल पाए, क्योंकि राजस्थान में सर पर्सनालिटीज़ जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना, तो उनको सबको एक तरह से साथ लेके चलना, शायद ये आपकी जो खुद की पर्सनालिटी है इसकी वजह से सब लोग एकजुट होके हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा पकड़ बनाई है बीजेपी ने इस कैंपेन में। अब जो कांग्रेस की जो गारंटीज और सोशल वेलफेयर जो प्लैंक है उसका आप कैसे सामना करेंगे? देखिए, आप सिलेंडर को लेकर मतलब आपने कहा है 600 रुपये तो 500 से अब 400 पे आ गया है, तो काफ़ी जो उनकी सोशल गारंटीज है उसका कैसे मुकाबला करेंगे, क्योंकि इतना हमने देखा नहीं बीजेपी के मैनिफेस्टो में। देखिए, राजस्थान की जनता बहुत सोच समझ कर मतदान करती है। आज यहाँ कोई 50 रुपये का मटका भी लेने जाते हैं तो उसको पूरा बजा के लेते हैं कि हाँ ये ठीक है कि नहीं है। तो लोगों ने चोट खाई है 2018 में। उन्होंने कहा कि हम किसान का कर्जा माफ़ करेंगे, नहीं कर पाए। उन्होंने कहा हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं कर पाए। उन्होंने कहा हम नारी की सुरक्षा करेंगे, आपने देखा है पूरे राजस्थान के हालात क्या रहे। उन्होंने कहा महंगाई को कम करेंगे। आज ये सारे वादों पर राजस्थान की सरकार बेनकाब हो गई, जो कहा वो नहीं किया। अच्छा होता 2018 में कुर्सी पर बैठकर जो कहा उसको अब अमल में लाते। और जो गारंटी अभी दे रहे हैं, क्या ये पहले दिन नहीं आ सकते जी? मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने,
पहले दिन से कहा कि हर गरीब के घर में शौचालय होगा, हर गरीब का पक्का मकान होगा, हर माता बहन को उज्ज्वला का कनेक्शन मिलेगा, हर घर में बिजली का कनेक्शन होगा, हर व्यक्ति का जनधन का खाता होगा, हर गरीब को आयुष्मान भारत का कार्ड मिलेगा जिससे 5 लाख तक की उसकी स्वास्थ्य का लाभ ले सके। तो इन्होंने तो लास्ट के 6-8 महीने में योजना लेकर आए और अभी जो 7 गारंटियाँ लेकर आए हैं, अच्छा होता ये काम शुरू के दिन करते तो शायद इनकी ये बुरी हालत नहीं होती। विश्वास, आप एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जिस प्रकार से बेरोजगारी भत्ता और किसान का कर्ज माफ़ नहीं किया, वैसे ही मोबाइल देने की घोषणा इन्होंने 4 साल पहले की थी कि हम मातृशक्ति को मोबाइल देंगे। चुनाव के वक्त शुरू किया, अलाउंस 1,40,00,000 का किया, फिर कहा हम 40 लाख को देंगे, दिया 17 लाख को, फिर 15 अगस्त 2023 को फिर घोषणा की कि जिनको नहीं दे पाए उनको गारंटी कार्ड देंगे। जब गारंटी कार्ड नहीं मिला तो लोगों ने, कुछ माताओं बहनों ने पीआई लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप क्यों नहीं दे रहे हो, और आप देंगे तो इसका क्या फाइनेंशियल में कहाँ से पैसा उपलब्ध कराओगे। 2 पेशी में नहीं गई, तीसरी पेशी में राजस्थान सरकार ने एफिडेविट देकर लिखा कि हम कोई गारंटी कार्ड नहीं दे रहे हैं, हमारी कोई प्लानिंग में नहीं है। तो ये स्पष्ट है कि सिर्फ कागजी बातें हैं। और जहाँ तक सिलेंडर की बात है, पिछले 5 सालों में डीजल और पेट्रोल में अन्य प्रदेशों की तुलना में, चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो, हरियाणा हो, उन राज्यों की तुलना में प्रत्येक गरीब से, प्रत्येक उपभोक्ता से पर लीटर 10 से 12 रुपए उनकी जेब काटने का काम किया। और सिलेंडर, अगर मोदी जी उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं लाते, इतने साल तक ये लोग सत्ता में थे, क्यों नहीं सोचा किसी गरीब माँ बहन के लिए? ये पहली बार सोचा मोदी जी ने और फ्री में कनेक्शन दिए। और ये 500 रुपये की छूट दे रहे हैं, उसमें 300 रुपया तो भारत सरकार का था, और आप अपना फोटो लगा के रहे हम 500 की छूट दे रहे हैं। तो ये इनका असली चेहरा सामने जनता ने देख लिया कि ये कहते क्या हैं और करते क्या हैं। जनताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके, उनको गुमराह करके, उनके साथ वादा खिलाफी करके, फिर वादा खिलाफी करते हैं। तो जनता बार बार ठगने वाले नहीं, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती, इसलिए इनका असली चेहरा सामने आ गया। आप देखिए पेपर लीक में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने तो संघर्ष किया, इन्हीं की पार्टी के लोगों ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने पैदल मार्च निकाला। इससे स्पष्ट है कि सरकार पूरी की पूरी इसमें लिप्त थी, और लिप्त होने के प्रमाण हैं। पेपर लीक हो सकता है और किसी राज्य में हो, लेकिन यहाँ तो सरकार के लोग शामिल थे। आरपीएससी का मेंबर कह रहा है कि मैं पैसे देके बना हूँ, बोर्ड के चेयरमैन कह रहा मैं छोटी मछली हूँ, ऊपर तक डोर है। इनका सुरेश ढाका को इन लोगों ने इतने समय तक बचाया, और सलमान खुर्शीद जैसे वकील को कराया जमानत के लिए। आतंकवादियों को सजा दिलाने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं खड़ा किया, जयपुर ब्लास्ट के आतंकवादियों को। लेकिन पेपर लीक के आरोपियों को कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता वकील बनता है। आप इसमें गोपाल केसावत पूर्व मंत्री, वो पैसे लेते हुए पकड़ा गया, लेकिन भ्रष्टाचार की धारा हटाने के लिए किसी अधिकारी ने नहीं माना तो उसको हटा के किसी और को लगा के किया। तो इससे स्पष्ट है कि आपका असली चेहरा। अब लगभग 600 मामले एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज हुए, आपने अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी, और जो पकड़े गए वो वापस किसी न किसी उसी पद पर या अच्छी पद पर बैठ गए। तो इसका मतलब है कि आपकी सरपरस्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, आपके योजना भवन में करोड़ों रुपया मिला है, सोने के बिस्किट मिले हैं। तो राजस्थान की जनता किसी गरीब के हक का पैसा, भ्रष्टाचार, जल जीवन मिशन में लोग तो प्याऊ लगाते हैं, गौशाला में प्याऊ बनवाते हैं, गर्मी के दिनों में प्याऊ लगा के लोगों को पानी पिलाते हैं, और ये लोग तो गरीब के घर में जो पीने का पानी भेजने के लिए मोदी जी ने पैसा भेजा, उसमें भी करोड़ों रुपया, अरबों रुपया का भ्रष्टाचार करके, ये राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आपको गरीब के कल्याण के लिए सत्ता में बिठाया है, गरीब का शोषण करने के लिए नहीं। राजनीति से थोड़ा सा हटके आपके राजनीतिक जीवन के बारे में पूछते हैं। आपको कैसे राजनीति में आप आकर्षित हुए और कहाँ से आपने शुरुआत की? देखिए, मैं शुद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, और छात्र संघ के समय से ही, चूँकि मैं स्कूल में था तब भी मैं 11th में वित्त मंत्री, चूँकि वहाँ प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बना हुआ करते थे, मैं वित्त मंत्री फिर प्रधान। उसके बाद फिर कॉलेज में आया तो मैं फर्स्ट ईयर में क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना, सब कॉलेज में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से जीता था। सेकेंड ईयर में वाइस प्रेसिडेंट बन गया, थर्ड ईयर में मैं प्रेसिडेंट बना। वहाँ ग्रामीण छात्रों के, उनके हक के लिए हमने कभी हड़ताल नहीं होने दी।
एक भी दिन स्ट्राइक मैंने अपने टेन्योर में नहीं होने दी, लेकिन अपनी मांगों को हर समय मनवाया, अध्यापकों का सम्मान भी किया और अपनी मांगों को भी मनवाया। कॉलेज से निकलते ही मैं युवा मोर्चा में आ गया, उसके बाद 2000 में जिला परिषद का सदस्य बना। एक ऐसे वार्ड से पार्टी ने लड़ाया जहाँ बीजेपी कभी जीती नहीं थी, तो मैं जिला परिषद का सदस्य बना। उसके 2000 से 5 के बीच में, 5 से 10 के बीच में, चूँकि मैं जहाँ मेरा नाम था वहाँ सीट रिजर्व थी, तो दूसरे वार्ड से पंचायत समिति का जाके चुनाव लड़ाया पार्टी ने। फिर मैं बहुमत नहीं था तो भी उप प्रधान बना मैं। फिर मैं पार्टी ने मुझे युवा मोर्चा में अनेक दायित्वों पर पार्टी ने पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया। मैं सबसे कम उम्र का उस समय प्रदेश में जिलाध्यक्ष बना। जब युवा मोर्चा के लोग अध्यक्ष बनते हैं उस उम्र में मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया जिले का। और अध्यक्ष रहते मैंने विधानसभा का इच्छा थी कि विधानसभा लड़ूं। ये जरूर है कि मैंने जो चाहा वो कभी नहीं बन पाया। मैं पार्षद बनना चाहा लेकिन वो नहीं बन पाया, पार्टी ने मुझे जिला परिषद सदस्य बना दिया। लेकिन आप बीजेपी अध्यक्ष बन गए, ये अपने आप पे बहुत बड़ी बात है। शायद आप नहीं चाहते थे इसके लिए भी। कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा मार्जिन आपका था लोकसभा चुनाव में राजस्थान में। जी नहीं, मेरे से ज़्यादा भिलवाड़ा सीट का था, फिर सेकंड राजस्थान का। लेकिन मत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मत चित्तौड़ लोकसभा में मिले, जहाँ लगभग 10 लाख के आसपास वोट मिले। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जनता का टोर वो मुझे नहीं मिले, वो पार्टी को मिले। और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों ने वोट दिए। ये विश्वास था कि हमने मोदी जी को वोट देना है, हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इस विश्वास के साथ जनता 2014 का चुनाव हो चाहे 2019 का चुनाव, मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता था, लेकिन पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया। और उस समय भी लगभग 3.25 लाख मतों का अंतर था और लोकसभा में लगभग 5.5-6 लाख का मतों का अंतर था। तो ये विश्वास प्रधानमंत्री जी की और पार्टी के प्रति है। तो मैंने ईमानदारी से पिछले 10 सालों में पूरे लोकसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योजनाओं का जितना डेवलपमेंट पिछले 10 सालों में चित्तौड़ लोकसभा, चित्तौड़ क्या पूरे देश भर में हम लोग देखें तो चाहे रेलवे हो, चाहे सिविल एविएशन हो, चाहे रोड्स हो, चाहे हाईवे हो, चाहे आवास हो, चाहे मॉडल एकलव्य मॉडल स्कूल हो, स्वामी विवेकानंद स्कूल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, जो वर्षों से इंतजार कर रहे थे लोग, वो पहली बार इन 10 सालों में मोदी सरकार में लोगों को सौगातें मिली है। तो एक अकल्पनीय है कि जो 60 साल में, और मैं कांग्रेस के लोगों को कहता हूँ आप अपना रिपोर्ट कार्ड उठा के लाओ, आपने 60 साल में जितने आवास नहीं दिए, शौचालय नहीं दिए, उज्ज्वला के कनेक्शन नहीं दिए, जनधन के खाते नहीं दिए, उससे ज़्यादा मोदी जी ने 9.5 वर्ष में दिए हैं। तो ये अंतर जनता को साफ रूप से दिखता है। और राजस्थान की जनता इस 2023 के चुनाव में स्पष्ट रूप से डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए मोदी जी ने जो आह्वान किया उस ओर चल पड़ी है। आपकी बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं अपना, मतलब खाने पीने का थोड़ा उसके बारे में बताएं। क्योंकि बता दें आपको कि सीपी जोशी सर ने हमको इतना बढ़िया दाल बाटी खिलाया कि हमने कभी ज़िंदगी में नहीं खाया हो। तो आपको भी राजस्थानी खाना पसंद है शायद? हाँ, राजस्थानी, और मैं मिलिट महाराष्ट्रीय अन्न कोशिश करता हूँ, घर पे तो वही उपयोग करता हूँ, बाहर जाता हूँ जहाँ मिल जाता है। मैं सनसेट के बाद कुछ खाता नहीं हूँ, चाय दूध के अलावा कुछ नहीं लेता। और ये लगभग 11 वर्ष हो गया मुझे। आलू प्याज लहसुन नहीं खाता मैं कई सालों से। मैं माला साफा नहीं पहनता। मैं सांसद बना तब से हमने इनको छोड़ा हुआ है। तो ये संस्कार पार्टी के द्वारा मिलते हैं और संतों का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहा है। तो उन्होंने सुचिता, ईमानदारी, संस्कार मेरे माता पिता ने दिए, पार्टी ने दिए, संतों ने दिए। उन संस्कारों के आधार पर चलने का काम करते हैं। अगर कमल का निशान जीतता है तो उसमें फिर अल्टीमेटली तो चेहरा चुनना पड़ेगा, और हमने सुना है कि आप भी एक सीएम का चेहरा है। नहीं, मैं कहता ही नहीं। मेरा जो जिम्मेदारी है, मैं उस दिन सबसे मेरे मन में खुशी होगी, क्योंकि पिछले 9 महीने में रात दिन घर परिवार, जो मैं कॉन्स्टिट्यूंसी जो कभी नहीं छोड़ता हूँ मैं, वो भी छोड़कर पार्टी के लिए पूरे प्रदेश में प्रवास किया। और मैं सोचता हूँ मेरे लिए सबसे खुशी उस दिन होगी जब पार्टी जिसको भी मुख्यमंत्री घोषित करेगी, बनाएगी, उनको सबसे पहली माला विजयश्री की मैं पहनाऊँ, उसके लिए उस दिन मेरे मन में सबसे बड़ी खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कैंपेन ट्रेल के बीच में एक खास मुलाकात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ।